Hello, dear students. Welcome to JAS classes. We care for your future. Welcome back. Today, we are going to start your first chapter of maths, real numbers. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान और बढ़िया तरीके से है। पर चैप्टर शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमें क्या पता होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर रियल नंबर्स। और जैसे कि हमने कहा कि सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि हमें इस चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए क्या पता होना चाहिए। शुरू करते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति क्या है। किसी भी चैप्टर को जानने से पहले उसकी जड़ को जानना आवश्यक है, तभी आप अच्छे से उसे समझ पाएंगे। और संख्या पद्धति पर ही यह पूरा चैप्टर आधारित है। रियल नंबर संख्या पद्धति का ही एक पार्ट है। तो समझते हैं। जैसे कि इंग्लिश और हिंदी को सही ढंग से लिखने के लिए ग्रामर, व्याकरण की आवश्यकता होती है, उसी तरह ये नंबर सिस्टम है जो मैथ में काम आता है। चलो देखते हैं क्या है ये। In English, in short way to write numbers and naming them systematically according to it, अर्थात संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? संख्या पद्धति। सही कहे। चलो, अब संख्या पद्धति में कई पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर, जिसे आप प्राकृतिक संख्याओं के नाम से जानते हैं। तो गिनती के उपयोग में की जाने वाली सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5। समझ गए बच्चे? अब आगे आते हैं होल नंबर। क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं जिसमें जीरो शामिल कर दिया जाए। क्या शामिल कर दिया जाए? जीरो शामिल कर लेने से वह पूर्ण संख्या बन जाती है। अब आते हैं, इसको हम कैटेगराइज करेंगे इवन नंबर एंड ओड नंबर, यानी कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उसको हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं। मीन्स विच इज डिविजिबल बाई 2, इट इज इवन नंबर। एंड व्हेन इट विल बी नॉट डिविजिबल बाई 2, इट विल बी ओड नंबर। जब दो से विभाजित ना हो, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। सही कहे। अब आते हैं हम प्राइम नंबर। क्या होते हैं प्राइम नंबर? अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्या जो स्वयं से और एक से ही विभाजित हो और किसी से नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। नंबर विच इज डिविजिबल बाई itself and 1, that is called prime number. Right. Now coming on the next, co-prime number, सहभाज्य संख्या, यानी कि कम से कम दो अभाज्य संख्याओं के ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब आप सीधे सीधे ऐसे समझ लो कि जिसका गुणनखंड दो नंबर का, अगर हम गुणनखंड निकालें तो क्या मिले? हाँ, 1। अब देखिए 5 और 7, इसका अगर HCF निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 2 और 3 का HCF निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। राइट। अब आते हैं हम कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? अब कंपोजिट नंबर देखते हैं। पॉजिटिव नंबर, व्हाट? पॉजिटिव नंबर विच इज नॉट प्राइम। क्या होते हैं? संयुक्त संख्या क्या होते हैं? एक समग्र संख्या, एक पॉजिटिव पूर्णांक है जो गुणा करके बनाई जाती है। जैसे 4 6 8 9, ये सारी क्या हैं? कंपोजिट नंबर है। 2 2 4, 3 2 6, इसमें दो नंबर्स इंक्लूडेड है ना, तो 2 से 3 नंबर जिसमें भी मल्टीप्लाई हो क्या हो जाता है? कंपोजिट नंबर्स हो जाता है। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट। अब बच्चे आगे हम इसको बांट सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स में एंड नेगेटिव नंबर्स में। पॉजिटिव नंबर क्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं। सही कहे, धनात्मक संख्याएं।
एक से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या, यानी कि जो प्लस में हो, जैसे 1 2 3, और नेगेटिव क्या होती है, ऋणात्मक संख्या, जैसे -1 -2 -3, और जीरो क्या होती है, उदासीन पूर्णांक होता है जिस पर ऋणात्मक और धनात्मक का कोई भी असर नहीं होता, इस पे ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है या शून्य होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उदासीन पूर्णांक। राइट। अब बताएं इंटीजर्स, जो इस चैप्टर में आपको बार बार मिलेगा वो है इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। रियल नंबर में जब आप यूक्लिड लेमा थ्योरम पढ़ेंगे या यूक्लिड की आप एल्गोरिदम पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे, उसमें पूर्णांक इंटीजर्स वर्ड्स का बहुत यूज़ हुआ है। तो इंटीजर्स पे ये चैप्टर्स इनका है, तो इसको हम समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है इंटीजर्स, नंबर्स विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट, यानी कि जिसमें क्या ना हो, फ्रैक्शन ना हो, जिसमें क्या होते हैं, ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। इसमें डेसिमल वाले नंबर नहीं होते, अंडर रूट वाले नंबर नहीं होते। अंडर रूट वाले नंबर और डेसिमल वाले नंबर इंटीगर्स नहीं होते। पूर्णांक वाले कौन से नंबर होते हैं, जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या शून्य हो, इसी के समूह क्या कहा जाता है, पूर्णांक या इंटीजर्स। राइट। नाउ व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बच्चे आप जैसे जानते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर जैसे आपको पता है कि क्या होता है, बटे वाला नंबर होता है, तो ऐसे ही रैशनल नंबर है आपका फ्रैक्शन वाला नंबर, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब q का हर, q जो है हर का मान होता है। अब इसका जो मान है ये ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो आप जानते हैं जीरो से अगर किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ज़ीरो से आप कोई भी नंबर लो, डिवाइड करो, मान लो 1 ले लिए, डिवाइड करोगे तो क्या वो कटेगा, नहीं, इन्फिनिटी चल जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए जब p/q लिखते हैं तो p/q में q का मान क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब ये नंबर देखो आपका 5 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, √25 भी हो सकता है, 11/4 भी हो सकता है, वो क्या होगा, रैशनल नंबर। 5 क्यों होगा, क्योंकि आप 5 को 5/1 लिख सकते हैं, 2/3 तो है ही है। √25 क्या होगा, √25 का अगर आप रूट निकालेंगे तो ये 5 ही आएगा। तो जब 5 आएगा तो उसको आप 5/1 भी लिख सकते हैं। और 0.333 ये भी आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको भी आप रैशनल नंबर कह सकते हैं। पर ये रिपीटिंग है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है अपने आप को, ठीक है। अरे फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर सीधी सी बात है बच्चे, ये आंशिक संख्या होती है जो किसी पूर्ण नंबर का भाग को दर्शाता है, यानी कि कितना पार्ट है। जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हैं 1/4। आपको मैं ये लाइव एग्जांपल देता हूँ, जैसे रोटी का टुकड़ा तो आपने देखा ही होगा। अब देखो एक पूरे खड़े रोटी में आपने उसके 4 हिस्से कर दिए, तो 4 हिस्से कर दिए का मतलब क्या है कि जो 1/4 है उसका चौथाई हिस्सा है पूरे एक रोटी का, ठीक है। तो जब संख्या 4 होगा वो एक का चौथा हिस्सा होगा। तो फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, उसका चौथाई हिस्सा होता है। राइट, समझदार है। ओके, इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर सही कहे, अपरिमेय संख्या। फंबल होता रहता है बच्चों, चलो कोई बात नहीं, चलता है। जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और मुख्यतः उन्हें अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है, ये पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता मतलब कि जिसका स्क्वायर रूट ना निकले और जिसे हमने किस में लिखना है, अंडर रूट में लिखना है। ओके, तो डेट विल बी irrational number, right? So that will be irrational number, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले, पूर्ण स्क्वायर रूट ना निकले, और जिसे हम किस में लिखते हैं, अंडर रूट में लिखते हैं, ठीक है। ओके, रियल नंबर, डेट इज़ द चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड। हमने यही पढ़ना है, रियल नंबर। तो जानते हैं क्या होता है रियल नंबर, चलो आगे देखते हैं क्या होता है रियल नंबर। रियल नंबर इज द वैल्यू ऑफ अ कंटिन्यूस क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस अलोंग अ लाइन इंक्लूडिंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर। सीधा सीधा कहें तो अगर आप रियल नंबर कहें तो आप एक
लाइन पर किसी डिस्टेंस को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो रियल नंबर का प्रयोग होता है। वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो वास्तविक संख्याएं क्या हो सकती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि √3, 2/5, √15, 4/11। ये सारी रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों है, ये तो आप भी जानते हैं। तो अब आगे इसी चैप्टर को हमने पढ़ना है, रियल नंबर आखिर होता क्या है ये हमने जान लिया। अब इसी रियल नंबर्स के हमने आगे कुछ मेथड इसमें कुछ दिए हुए हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में हम जानेंगे और जानेंगे कि आखिर ये रियल नंबर्स चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है और करना क्या है। वैसे तो बच्चे आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोगों को डिवाइड करना तो ऑब्वियस सी बात है आता है, स्पष्ट रूप से हर कोई जानता है कि डिवाइड आप लोग बड़े अच्छे से करते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में हमने पढ़ना है। जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था पूर्ण संख्याओं के बारे में, इनके विभिन्न गुण धर्मों के बारे में। हमने ये भी अध्ययन किया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है। अब इसी के चर्चा को हम जारी रखेंगे। अब देखो, पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनेक अनुप्रयोग हैं। इसमें हम मुख्यतः दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समवार्तक HCF निकालने का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, प्रमेयिका लेमा यानी प्रमेयिका को हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इस पे हमने क्वेश्चन कैसे निकालना है। तो बच्चे ज़्यादातर अक्सर कंफ्यूज होते हैं लेमा, एल्गोरिदम और थ्योरम में कि क्या प्रमेयिका क्या होता है, प्रमेय क्या होता है और प्रतीक गणित क्या होता है, क्योंकि एक ही चैप्टर में है तो ये ज़्यादातर इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस चीज़ को स्पष्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं डिवाइड के बारे में। जी, पहले हम अपने पुराने क्लास में 5वीं क्लास में दोबारा जाते हैं और देखते हैं डिवीज़न क्या होता है और कैसे हमने डिवीज़न को करना होता है। और डिवाइड के बारे में तो आप भले अच्छे से जानते हैं, उसमें मुझे वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक बार उसे हम दोहरा लेते हैं। अब यहाँ देखिए, डिविडेंड बराबर होता है डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि कहें तो भाज्य किसके होगा? भाजक गुणे भागफल जमा शेष। ठीक, सही समझे। अब इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको यही चीज का ही प्रयोग करना है, लेमा कुछ और नहीं है। लेमा आपका जो सीधा सीधा है, इसी चीज को प्रयोग करके सवालों को लगाएगा और आगे किसी अन्य सवाल को सिद्ध करेगा। अभी हम पढ़ेंगे लेमा होता क्या है। आखिर लेमा जब जान जाएंगे तो अपने आप जान जाएंगे कि चैप्टर में है क्या। अच्छा, इसमें डिविडेंड जो है A से दर्शाया जाएगा, डिवीज़र B से दर्शाया जाएगा, क्वोशिएंट Q से दर्शाया जाएगा और रिमाइंडर R से दर्शाया जाएगा। मतलब सीधा सीधा भाजक A से भाज्य B से, उसके बाद Q क्वोशिएंट, ठीक है, सॉरी, A जो है आपका भाज्य है, ये भाजक है, ये आपका क्या है? भागफल है, और ये आपका शेष है, 8 से दर्शाया जाएगा, ठीक है। अब बच्चे हम जानते हैं, देखो DDQR, ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे आप निम्न देख सकते हैं, भाजक, भाज्य, भागफल और शेष। इसी हिसाब से आपको इस चैप्टर को जानना है। अब उससे पहले हम जान लेते हैं कि लेमा होता क्या है, प्रमेयिका होता क्या है। यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका को हम जानेंगे आखिर होता क्या ये क्या है। इट इज़ अ स्टेटमेंट that is thought to be true and used as the basis of testing truth of another statement. In short कहें तो proven statement used to prove another statement. कथन, कथित रूप से सत्य जिसका प्रयोग अन्य कथन की जांच के लिए आधार के रूप में किया जाता है। यानी कि पहले से सिद्ध किया हुआ कोई स्टेटमेंट का प्रयोग हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रयोग करने के लिए करते हैं। सही कहे, जानते थे पहले से, चलिए कोई बात नहीं, बताए नहीं लेकिन बताना पड़ेगा आप। चलो, व्हाट इज एल्गोरिदम, क्या होता है ये? सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब ये मत कहिएगा ये भी सर हमें पहले से पता था, आप ऐसे ही बता रहे हैं।
चलो कोई बात नहीं, मेरी ड्यूटी है, आई विल टेल यू। ओके ठीक है। तो व्हेन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो गणितीय समस्याएं हल करने के लिए कुछ निर्धारित नियम यानी कि सेट ऑफ रूल्स हैं, जिसे पहले से इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स है। थ्योरम क्या है, रूल और प्रिंसिपल स्पेशली इन मैथमेटिक्स दैट कैन बी शोन टू बी ट्रू, यानी कि सत्य सिद्ध किया जा सकने वाला नियम या सिद्धांत, यानी कि जिसको हम प्रूव कर सकें, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द चैप्टर विद दिस एग्जांपल। नाउ वी आर गोइंग टू डू डिवाइड। आपके पुराने दिनों को याद करते हैं और हम भाग करते हैं। मान लो 9 को आप 58 से भाग देते हैं, तो 9 छिके 54, और जब 54 को आप माइनस करते हैं 58 में से, तो आपको शेषफल मिलता है 4। यही होता है ना बच्चे। अच्छा, इसमें क्या होता है, आप 9 को 6 से गुणा करते हैं और जमा करते हैं 4 से, तो आपको क्या मिलता है, भाज्य मिलता है। अब ये देखिए, ये आपका भाज्य है, जैसे ऊपर डिविडेंड कह रहे थे। ठीक, और ये क्या है, भाजक 9, ये अगेन डी। ठीक, ये क्या है, क्वोशिएंट क्यू। ठीक, और ये क्या है, आर। अब ये देखो, वही चीज़ है ना, डी इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर। अब इसी चीज़ को हमने क्या लिख दिया था, ए, इसको हमने क्या लिख दिया है, बी, इसको हमने क्या लिख दिया है, क्यू, और इसको क्या लिख दिया है, आर। यानी कि हमने कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ भाग ही करना है। ये अगर हम कहें छोटे शब्दों में, तो लेमा कुछ नहीं है। लेमा बस एक तरीका है लॉन्ग डिवीज़न मेथड का प्रयोग करके सवालों को सॉल्व करने का, यानी कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही जो डिवीज़न मेथड है, हमने वही प्रयोग करना है। ठीक है, चलो बच्चों आगे चलते हैं। समझ आ रहा है ना? होप आपको समझ आ रहा है। आप काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो मैं जानता हूँ आपको समझ आ रहा है। और आगे करने से पहले आप इन सब चीज़ों को अच्छे से अध्ययन कर लें, क्योंकि इसी सब चीज़ों के बारे में अगर आप अच्छे से जान जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने करना क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करने से पहले हम जान लेते हैं कुछ मैजिकल रूल्स। यस, कुछ मैजिकल रूल्स जिससे आप कभी भी किसी को भी तुरंत बता सकते हैं कि वह उस चीज़ से डिवाइड होगा या नहीं। चलिए, जादू में तो आप लोग माहिर हैं, थोड़ा और जादू करते हैं मैथ से। अब ये है क्या, अगर आपको पता करना है कि कोई संख्या 2 से विभाजित होती है या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपने बस डिजिट का लास्ट डिजिट देखना है कि वह सम होना चाहिए, यानी कि इवन नंबर होना चाहिए। अगर वो इवन नंबर है, देन इट इज़ डिवाइडेड बाय 2। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, देखिए 937 एक नंबर हमें दिया हुआ है। अब मेरे को क्या पता ये डिविजिबल है कि नहीं है, तो सिंपल सी बात है, जितना डिजिट आपको दिया है उसको आप प्लस कर लीजिए। 9 3 7, मैंने उसको प्लस कर लिया। अब क्या करना है इसका, प्लस मेरा सम कितना है इसका, 18। अब 18 ये तो डिवाइडेड बाई है ना 3 से, तो जब इसका सम जो आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड होगा, तो यानी कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। सही कह, ये आपको पहले से पता था, लेकिन आप बोलते नहीं है, बता नहीं रहे हैं। थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ 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 जल्दी, क्विक क्विक क्विक। यस, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग हो जाएंगे, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग हो जाएंगे, तो वह 4 से भाग हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ 9 है, 1 है, 6 है, तो ये 1 6 क्या है, 4 से डिविजिबल है। 16 4 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये 9 1 6 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, हम इसे कर क्यों रहे हैं, कर इसलिए रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर में डिवीज़न का ही सब फंडा है। ठीक है, अब 5 से डिविजिबिलिटी का रूल निकालना है। सीधी सी बात है, लास्ट के डिजिट में 0 या 5 हो, जैसे 5 10 15 20, अब देखो सब में 5 और 0 लास्ट के डिजिट में आ रहा है ना, तो वो डिविजिबल है। अब 6, इसके दो अच्छा फैक्टर बताओ, 2 और 3। गुड, तो 2 और 3 फैक्टर से अगर ये डिविजिबल है, तो 6 से डिविजिबल होगा। यानी कि कोई भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा, तो वो डिविजिबल होगा। जैसे 12 है,
12 2 से भी डिविजिबल होता है, 3 से भी डिविजिबल होता है। गुड, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। नाउ 7 का डिविजिबिलिटी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बड़ा आसान है, ये भी करने में बड़ा रोचकता आती है। इसकी प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़रूरी है। लास्ट का डिजिट जो है उसको डबल कर दो और बाकी डिजिट्स में से सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ये 4102 है, लास्ट का डिजिट क्या है 2, इसको डबल करो क्या हो जाएगा 4। अब बाकी जो बचे 3 डिजिट हैं इसमें से इसको माइनस कर दो 406। तो 406 अगर 7 से डिविजिबल है तो यानी कि ये 4102 भी डिविजिबल है। अब ये 406 का भी पता करना है तो इसको डबल कर दो। 6 का डबल कितना होगा 12, 40 में से 12 माइनस कर दो, ठीक है, फिर कितना आएगा 28। गुड, तो बस 28 डिविजिबल है तो उससे भी डिविजिबल है। अब 28 का भी करना है तो कितना होता है 7 × 4, तो 7 तो उसमें डिविजिबल है ही है, तो बस सीधी सीधी सी बात है। तो यही आपने रिपीट करना है। अच्छा, अब आते हैं 8। इफ़ लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, यानी कि लास्ट के अगर 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 हैं तो पूरा डिजिट डिविजिबल बाई 8 है। जैसे ये देखो 4 8 8, अगर इसको आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 6 48 या 8 1 8, तो अगर ये 3 डिजिट डिविजिबल है तो वो 8 से भाग हो सकता है। अच्छा, 9 का डिविजिबिलिटी देखते हैं। इफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, जी सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, जैसे हमने 3 का किया था सेम ऐसे ही है भाई। देखो, जैसे हमने 3 का किया था कि इन तीनों का हमने सम किया, तो अगर उसका जो सम आया 3 से डिविजिबल हो जा रहा है तो 3 से, तो वैसे ही ये भी है कि जो नंबर होगा जिसका सम आएगा वो अगर 9 से डिविजिबल है तो उससे डिविजिबल है। 10 से तो सबसे आसान है, आपको तो बहुत पहले से पता है जी, लास्ट में बस 0 लगा दो सर, हो गया। ठीक है, बात ख़त्म। चलो आगे कर लेते हैं। 11 का अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो बस ये देखो, ये 9 है, ये 8 है, एक जंप करते जाओ प्लस 9 कर दो, ठीक। और इधर पीछे से 3 + 1 + 0, तो ये पीछे वाला जो है नंबर, इसे राइट हैंड साइड को, इसको आगे प्लस करेंगे और जो बाकी बचा है इसको पीछे प्लस करेंगे, और राइट हैंड वाले से लेफ्ट हैंड वाले को हम माइनस कर देंगे। अगर ये जो नंबर आया है वो 11 से भाग हो जाता है तो वो ये नंबर भी 11 से भाग होगा, वरना अगर नहीं होता है तो जो बच जाता है वो रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। 12, 12 से अगर हमें जानना है कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है तो बस इसका भी फैक्टर क्या होता है 3 और 4, 3 और 4 से डिविजिबल है तो 12 से भी डिविजिबल है। ग्रेट, यू आर टू इंटेलिजेंट। अरे आपको पता ही है सब, तो चलिए कोई बात नहीं। आगे देखते हैं बच्चों, अब हम असली मजा लेंगे चैप्टर का बाय द क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस समझेंगे और क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा जैसे कि आपने क्या बताया, सिद्ध की हुई चीज़ है, उसी सिद्ध की हुई चीज़ से हमें और दूसरी चीज़ों को सिद्ध करना, और यहाँ कुछ नहीं करना है हमने, बस क्या करना है, भाग करना है, डिवाइड करना है। कुछ चीज़ें यहाँ देख रहे हो अंडरलाइन किए हुए हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये दो दो जिन चीज़ें हैं आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगी, आप कह सकते हो शॉर्ट ट्रिक है। कोई बताएगा नहीं, बता रहे हैं, कोई बताएगा नहीं, जान लेना। तो इस चीज़ पे ध्यान देना, क्योंकि जितने भी आप सम करेंगे इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बच्चों, एक चार्ट जो है अभी आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा था, वो चार्ट जो है उस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। वो जो चार्ट है उसमें आपको बताया गया है कि नंबर सिस्टम के नंबर किस हिसाब से होते हैं और किस हिसाब से वो इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, जो आपको रियल नंबर में करना है। चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की ओर, रुक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं आपका, क्या है ये, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, प्रत्येक धनात्मक विषम और प्रत्येक धनात्मक सम। अगर ये किसी और क्वेश्चन में यूज़ होगा, देखेंगे अब आगे क्वेश्चन में यूज़ होगा वैसे ये, तो ये चीज़ आपने देखेंगे कि ये जहाँ ये जिस क्वेश्चन में लिखा होगा प्रत्येक धनात्मक, प्रत्येक
धनात्मक सम, प्रत्येक धनात्मक विषम, तो आपने 2q और 2q+1 का ही प्रयोग करके उस सम को सॉल्व करना है, क्योंकि लेमा का मतलब क्या हुआ, सिद्ध की हुई चीज़ को ही उठाकर दूसरी चीज़ को सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीगर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is in the form of 2q+1 where q is some integers. Okay, let मान लो a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब बच्चों इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये भाग है तो इसको हम भाग की तरीके से ही लेंगे, डिवाइड की तरीके से ही लेंगे। ए क्या था आपका, डिविडेंड था ना, बस वही है। डिविडेंड जो है कोई पॉजिटिव इंटीगर है, ठीक है, और बी क्या है आपका, 2 है, गिवन है ना यहाँ पे 2 दे रहा है ना, 2q, क्यों क्या है, कोशिएंट है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में q और r एग्जिस्ट करता है, q क्या है, क्वोशिएंट है, और r क्या है, रिमाइंडर है, और 2 जो आपका b है वो क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, तो b आ गया डिवाइजर है, उसी चीज़ को आपने लेके करना है, तो a क्या होगा, 2q+r। अच्छा ये बताओ, जब यहाँ 2 है, 2 क्या है आपका, बताओ बताओ बताओ, 2 क्या है आपका, सोचो 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 सोचो। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब ये 2q+1 है, यानी कि यहाँ रिमाइंडर कितना होगा, मैक्सिमम रिमाइंडर कितना होगा जी, 2 तक ही होगा। तो बस हमने वही देखना है, 2q+r, यानी कि यहाँ रिमाइंडर जो है कम से कम 0 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 होगा। ठीक है, क्योंकि हमें सीधा सीधा क्वेश्चन ही बोला है 2q+0, रिमाइंडर क्या है, +0, यहाँ रिमाइंडर ही नहीं है। यहाँ 2q+1 यानी कि 1 क्या है, एक रिमाइंडर है, तो मैक्सिमम रिमाइंडर इसमें कितना हो सकता है, 2 के बराबर ही हो सकता है, सिर्फ 2 से कम होगा, 2 के बराबर भी नहीं होगा, क्या होगा, 2 से कम होगा, और 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ 0 है तो 0 रिमाइंडर हो सकता है, या 0 से ज़्यादा हो सकता है, तो 0 से ज़्यादा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 तो होगा नहीं, 2 होगा तो सीधा सीधा रिमाइंडर फिर 0 हो जाएगा। क्योंकि देखो आप भाग करोगे, किसी भी चीज़ को देखो भाग करोगे, तो मान लो यहाँ 3 है, 2 से आप डिवाइड कर रहे हो, 2 1 2, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब यही 2 होता तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब तो सीधा सीधा रिमाइंडर या 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, इस हिसाब से इसको हमने सॉल्व करना है। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसे। a इक्वल टू 2q+r। अब इसमें कंडीशन दिया है रिमाइंडर 0 होगा या 2 से कम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें पता चल गया कि रिमाइंडर या 0 होगा या 1 होगा। तो r क्या है, एक इंटीजर्स है, पूर्णांक है, तो रिमाइंडर 0 होगा तो a कितना हो जाएगा मेरा, 2q, और रिमाइंडर 1 होगा तो क्या हो जाएगा, +1, 2q+1। तो अगर इफ़ a जो है 2q है, तो a क्या होगा, इवन इंटीजर्स सम पूर्णांक होगा, यानी कि E1 होगा। क्या होगा, E1 होगा। नंबर पुट करके देख लो आप, 2 में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 आएगा, 2 करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 3 करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। सब E1 आ रहा है ना, सम आ रहा है ना, तो क्या आएगा, ये सम पूर्णांक है। और जैसे ही हम जानते हैं कि सम या विषम पूर्णांक हो सकता है, तो 2q+1 क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। क्योंकि ये जब सम है तो इसमें जो भी आप आएगा, देखो 6+1 क्या होता है, 7, 2+1 कितना होता है, 3, 4+1 कितना होता है, 5, तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। सो सिंपल, यू नो इट। ठीक है, तो आप इसको क्या से, डिवीजन मेथड से भी समझ सकते हैं। ए डिविडेंड हो गया, क्यू क्वोशिएंट हो गया, बी डिवीजर, आर रिमाइंडर। ठीक है, तो लेमा कुछ नहीं है बल्कि एक रीस्टेटमेंट है जो कि डिवीज़न को दर्शाता है। ठीक है बच्चे, किसको दर्शाता है, डिवीज़न को दर्शाता है। चलो आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन को और अच्छे से समझ जाओगे। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। ठीक, सो डेट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q+1 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर्स। अब यहाँ एक लाइन, ये जो अंडरलाइन की हुई है, इसको नोट कर लेना, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ये याद रखना,
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जहाँ पर ये आएगा वहाँ पे आपको 4q+1 4q+3 का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। एनी पॉजिटिव ओड इंटीगर्स if you will get in any question then it will going to be used 4q+1 and 4q+3। ओके चलो सॉल्व करते हैं इसे। ए जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि कोई भी जैसे दिया हुआ है ना कि गिवन है कि कोई ओड इंटीगर्स है, कोई विषम पूर्णांक है। बी कितना है, कितना है, हाँ सही कहे 4, ठीक है। तो हमारा इसमें रिमाइंडर मैक्सिमम कितना हो सकता है, देखो एक 4q+1 दिया है, 4q+3 दिया है, तो मैक्सिमम रिमाइंडर इसमें 2 हो सकता है और 3 से लेस होगा, ठीक, यही होगा ना। चलो आगे देखते हैं। q और r एग्जिस्टिंग इंटीजर्स हैं, कोई विद्यमान पूर्णांक हैं, ये तो हमें जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था सेम है। अब देखो a क्या होगा, 4q+r, ये हमारे वही है ना, देखो a = b × q+r, वही चीज़ है ये। अच्छा तो पहले रिमाइंडर हम 0 रखेंगे, ठीक, तो पहले रिमाइंडर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 4q आ जाएगा, ठीक। अब हम रिमाइंडर कितना रखेंगे 1, तो कितना आ जाएगा 4q+1। अब रिमाइंडर रखेंगे 2 तो कितना आएगा 4q+2। अब रिमाइंडर रखेंगे तो कितना आएगा 4q+3, क्योंकि रिमाइंडर क्या है 0 के बराबर, या फिर ये साइन क्या बता रहा है, 0 के बराबर या फिर 0 से ज़्यादा और 4 से कम। तो 0 1 2 3 यही हम रिमाइंडर ले सकते हैं, शेषफल ले सकते हैं, ठीक है। ए क्या होगा फिर 4q+1 और 4q+3, क्योंकि ए जो है ओड इंटीजर्स है, हमने पहले यहाँ देखा कि कोई ओड इंटीजर्स है, तो जब ए ओड इंटीजर्स होगा तो वो 4q के बराबर नहीं होगा और 4q+2 के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि 4q में कुछ भी आप पुट करोगे तो इवन आएगा और इवन ओड के बराबर नहीं हो सकता है। मतलब समझने का ये समझो आप कि जब 4 में मान लो 1 डालते हो तो 4 आएगा और ये हमारा कितना होगा, ये हमेशा ओड होगा, विषम होगा, यानी कि 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो क्या 4 के बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, ये 4q और 4q+2 जो है ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी विषम पूर्णांक या ओड इंटीजर्स किस रूप में होता है, 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है, ठीक है। अब एक और हम देखते हैं एग्जाम्पल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। समझ तो आ ही रहा है आपको, ये तो मेरे को पता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप बच्चे समझदार हो, बड़े अच्छे से कर लोगे। अब बच्चे बीच में उठ के टीवी देखने मत चले जाना, आप पढ़ाई कर रहे हो तो ढंग से करो, अच्छे से करो, क्योंकि बॉर्नवीटा मम्मी तभी देगी, सही समझे। जब अच्छे मार्क्स आएंगे और मार्क्स भी अच्छे आएंगे और इतनी अच्छे तरीके से आपको मैथ सारी समझ आ रही है ना, मैं देख रहा हूँ आप बस साइंटिस्ट बनने वाले ही हैं। अच्छा देखते हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है जहां q कोई पूर्णांक है। मीन्स शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीगर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q+1 और 3q+2 फॉर सम इंटीजर्स q। सबसे आसान है, पीछे की है जनाब, वही करना है, डिवाइड। अच्छा a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीगर दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है हमें तो, और b क्या है 3q, यानी कि b क्या हो जाएगा 3, यही है ना, ठीक है। तो हम रूल के हिसाब से देखते हैं, 3q+r ऐसे ही लिखेंगे ना हम, ठीक। रिमाइंडर मैक्सिमम कितना हो सकता है, आप ही बताओ, बताओ बताओ बताओ। सही कहे, 2 तक तो मैक्सिमम है ना, 2 तक तो मैक्सिमम है। तो रिमाइंडर कितना हो सकता है, मैक्सिमम मैक्सिमम r जो होगा वो 0 से इक्वल या ज़्यादा होगा और 3 से कम होगा, 3 से कम ही होगा ना। मैक्सिमम रिमाइंडर तो आपका 2 है, तो 3 से कम होगा, जैसे पीछे भी जाने थे आप। तो a क्या है 3q+0, ठीक। पहला रिमाइंडर आपने 0 डाला, फिर रिमाइंडर आपने कितना डाला 1 डाला, फिर कितना डाला 2 डाला, बात खत्म। ए क्या होगा 3q, 3q+1, 3q+2 किसी भी इंटीगर या पूर्णांक q के लिए, किसी भी पूर्णांक क्वेश्चन के लिए। आप इसको डिवीजन रूल से भी तो कर ही सकते हैं बच्चे। देखो आप जब डिवाइड करते हैं तो सीधा सीधा आप क्या करते हैं, डी डी क्यू, यहाँ क्या बचता है r बचता है, ठीक। ये क्या दिया है 3q, 3q, ठीक।
यानी कि यहाँ कुछ होगा 3, यहाँ कुछ भी होगा, मान लो 1 ले लिए, ठीक। रिमाइंडर आपका 0 है, रिमाइंडर आपका 0 है, तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, 3 आएगा, बात खत्म। ये वही चीज़ तो है, ए के बराबर हो गया ना। अब ये देखो क्या हो गया, ए आपका 3 हो गया, ये भी आपका 3 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 3 × 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 1 + 1 4 हो जाएगा, बात खत्म। ये भी वही है, ये भी वही है ना, ये भी वही है। आपका यहाँ रिमाइंडर 1 था, यहाँ आपका रिमाइंडर 0 है, ये 4 के बराबर हो गया, 4 = 4। बस यही चीज़ तो हमने डिवाइड के थ्रू सॉल्व करनी है। लेमा यही तो आपको बताता है। होप आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं, ठीक है। अभी आपको चॉकलेट मिलेगी, सही बात था। मतलब इन शॉर्ट आपको कुछ नहीं करना है, भाग करना है, ठीक है। क्या करना है, डिवाइड करना है। सारे क्वेश्चन सेम हैं और आप बड़े आसानी से इसे कर लेंगे, क्योंकि हमें भी पता है आप बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए संख्या n² - 1 8 से विभाज्य है, so that n² - 1 is divisible by 8 if n is an odd positive integers। ओके, जैसे कि हम जान रहे हैं कि कोई विषम पूर्णांक, अब मैंने कहा था ना क्वेश्चन पे जो पिछला हमने किया था उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा था इसमें, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या के लिए an odd positive integers, ठीक है। यहाँ विषम आएगा बच्चे, ठीक है ना। देखो क्या है, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पीछे हमने लाइन किया था ना, तो इसमें हमने क्या लेना था, 4q + 1 4q + 3, क्योंकि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। तो ये पूर्णांक क्या होगा, विषम होता है, q के लिए क्या होता है, विषम होता है, ठीक। तो पहले केस में सेम n को आप मान लो 4q + 1, यहाँ n² - 1 का ही करना है ना, तो n आप मान लो 4q + 1। अब क्या कह रहा है, स्क्वायर करना है, ठीक। स्क्वायर कर देते हैं, चलो n² - 1 है, इधर ले लेते हैं और इसको भी हम स्क्वायर - 1 ले लेते हैं। n इसी चीज़ को हमने पुट कर दिया, ये जो आपने क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में आपने n की वैल्यू पुट कर दी। पहला आपको 4q + 1 ही है ना, दूसरे में 4q + 3 पुट कर देंगे। तो चलो n² 4q + 1 का स्क्वायर - 1, अब इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a² + b² + 2ab, ठीक। तो देखो a² + b² + 2ab - 1 ये क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो ये क्या गया, 16q² + 8q, 8q ब्रैकेट में 2q = 1, तो ये क्या आया, n² - 1 जो है भाज्य है, विभाज्य है 8 के द्वारा, क्योंकि 8q 2q = 1 भी भाज्य है 8 के द्वारा। ये 8 भाज्य है ना, 8 भाज्य है, तो यानी कि ये सब भाज्य है, समझ गए। अब यहाँ देखो n, दूसरा केस क्या था, 4q + 3 था ना, 4q + 3, चलो तो 4q + 3, अब वही इसी क्वेश्चन में मेरे को 4q + 3 का स्क्वायर डाल देना है, उसी को मैंने जब स्क्वायर करके सॉल्व करना है, तो देखो 16q² + 24q + 9 - 1, 16q² + 24q = 8, 8 ब्रैकेट में q² = 3q = 1, 8। अब ये देखो कॉमन लेंगे, कॉमन लेके इसका फैक्टर करेंगे तो 2q + 1 q + 1 8। अब ये 8 भाज्य होता है कि नहीं होता है, विभाज्य है। तो n² जब इससे विभाज्य है, तो यानी कि जब इससे विभाज्य है तो n² - 1 इससे भी विभाज्य है, तो आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। तो यानी कि आपने बस करना कुछ नहीं था, वही आपने मेथड लगाया, जिसमें आपने क्या मेथड लगाते हैं, a = BQ = R। देखो तो ये BQ हो गया जमा R हो गया, तो ये रिमाइंडर ही है। ये देखो इसमें रिमाइंडर 0 था, इसमें रिमाइंडर ये 4q + 1 है ना, यही आपने चीज़ों को उठा के इसमें डाल दिया, ठीक है। तो b की वैल्यू आपने पुट कर दी, उसके बाद आप सब वो जो कर रहे थे वही करना है। अब बच्चे हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन समझते हैं। अब आपने जैसे पीछे किया था वैसे ये भी है सेम, मुझे पता है आप लगा लोगे, बट फिर भी एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक
आपने पीछे देखा था किस में आ रहा था ये, जी 3Q वाले में, ठीक। का घन क्या होगा 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो डैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीगर, जब ये आ जाए एनी पॉजिटिव इंटीगर तो आपने 3Q, 3Q+1, 3Q+2 वाला ही यूज करना है। तो लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीगर, तो x मान लो कोई भी पॉजिटिव इंटीगर है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन से में फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। आपको बस इतना याद रखना है कि इन सभी सम को बस एक ही चीज़ से याद करना है डिवीज़न थ्योरम से, जो कि क्या है, A=BQ+R। ये आपको पता है डिवीज़न डिविडेंड है। अब डी से कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए ए भी लिख दिए हैं, ठीक। यहाँ XYZ कुछ भी लिख सकते हो, उससे मतलब नहीं है, बस ये आपको डिवीज़न रूल याद रहना चाहिए। अब ये देखो हमने इसी, देखो यहाँ पे मैंने इसीलिए x ले लिया, ABCD ले रहे थे ना, अब यहाँ हमने x ले लिया। तो x मान लो कोई भी पॉजिटिव इंटीगर हो गया, ठीक। तो उसमें 3Q, 3Q+1 या 3Q+2 के रूप में होगा। एनी पॉजिटिव इंटीगर है तो इसी रूप में आएगा, ठीक। यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो ये आएगा, ठीक। सभी आता, सभी पूर्णांकात्मक सम या विषम वाला आता तो उसमें 2Q, 2Q+1 वाला आता, और अगर विषम वाला आता तो 4Q+1 और 4Q+2 आता, जैसे हमने पीछे किया था, ठीक। तो उन 3 लाइनों को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस में मैक्सिमम अगर ये आता है तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। ये शॉर्ट ट्रिक मान लो या फिर रामबाण मान लो, जिससे सवाल आराम से हो जाएगा। अब केस 1 में देखो x=3Q। अब सबसे मैंने को क्या कहा है, इसने घन करने को कहा है। क्या करने का है, घन, घनात्मक का है, धनात्मक, इसको घन करने का है, यानी कि क्यूब करने को कहा है। तो क्यूब कर देते हैं। अब ये जो मैंने x जो है पहला केस उठाया 3Q था, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, क्यूब कर दिया। तो x क्यूब, इधर भी क्यूब कर दिया, तो कितना होगा, 3 3 9, 9 3 27, 3 3 9, 9 3 27Q क्यूब। अब ये 27Q क्यूब है ना। अब बोलोगे सर ये कहाँ से आया, बस सिंपल है, कॉमन तो आप आराम से लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन लिखो, 9 × 3 कितना होता है 27। मैंने 9 कॉमन ले लिया, 3 अंदर रहने दिया, क्यूब से मैंने कुछ नहीं निकाला। क्यों निकाला, नहीं निकाला, इसलिए क्या हो गया 9 3Q क्यूब। और मेरा पहला जो सॉल्व करना था वो हो गया 9m। तो m की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 3Q क्यूब, और मेरे को यही बताना था, मेरा m की वैल्यू कितनी आ गई 3Q क्यूब 9m। दूसरा केस वैसा ही करना है हमने। x कितना है 3Q+1, x क्यूब बराबर कितना हो गया 3Q+1 का क्यूब, ठीक। तो अब इसको मैंने क्यूब किया, तो बस आपको क्यूब का फॉर्मूला तो पता ही है। हाँ सही बात है, वही करना है, ठीक है। तो क्या होता है a का क्यूब प्लस क्या होता है, बताओ बच्चे बताओ जल्दी जल्दी। अरे रुक क्यों गए, अरे अरे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इतने इंटेलिजेंट हो आप, जल्दी बताओ जल्दी। हाँ सही कहे, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। अच्छा लिख देते हैं, ए का क्यूब प्लस, अच्छा इसको और कैसे लिख सकते हो बताओ। सही कहे, यहाँ कॉमन 3 ले सकते हो, और बताओ यहाँ से क्या कॉमन लोगे। सही कहे, ठीक है, पता तो है फिर भी इतना लेट लगाते हो। चलो आगे देखते हैं, इसको हमने उसे सॉल्व से किया। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या कॉमन लोगे इसमें, इन तीनों में क्या कॉमन लोगे 9, गुड, ओके 9 कॉमन लिए। अब यहाँ देखे 3Q² प्लस 3Q+1 बच गया, और यहाँ पे +1 बच गया। अब आपको दूसरा रूल भी मिल गया 9m+1। अब यहाँ पे देखो x³ 9m+1, यही चाहिए था ना, 9 मेरा आ गया, ये आपका m हो गया, ये +1 हो गया। तो m की वैल्यू क्या होगी q, 3Q² प्लस 3Q+1, ठीक। अब तीसरा केस देखते हैं, हमें वहाँ 9m+8 चाहिए। सिंपल सी बात है, अब मेरे को देखो क्यूब ही करना है, इसको भी मेरे को क्यूब ही करना है, हमने बस दर्शाना है, सब कुछ तो दिया ही हुआ है। उसी चीज़ को हमने दोबारा इसको हमने क्यूब कर दिया। क्यूब का फॉर्मूला मैंने फिर लगाया 27Q क्यूब प्लस 54Q² प्लस 36Q प्लस 8, ठीक, वही फॉर्मूला लगाया क्यूब वाला, ठीक। तो आपका इसमें से अब देखो इतने में से 9 आपने कॉमन निकाल लिया, ठीक। यहाँ क्या आया क्यू, 3 के ब्रैकेट में 3Q² प्लस 6Q प्लस 4 प्लस 8 x³ प्लस इक्वल टू 9m
प्लस 8, यही हमें चाहिए। ठीक, तो m की वैल्यू क्या है हमारी, q 3q² प्लस 6q प्लस 4, ये तो आप ही निकाले हैं। ठीक है, तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि x³ जो है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 की फॉर्म में है, इसके रूप में है। आशा करता हूँ बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इस पे लाइक का बटन अवश्य दबाएं अगर आपको वीडियो समझ आई तो, और नहीं आई तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देंगे और साथ ही साथ में अपने क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके गाइस, सो होपिंग यू डिड वेरी वेल and like the video if you have understand it, and also press which button, bell icon, so that you can get notification of the next video। और अच्छे से समझने के लिए लाइक करें और नोटिफिकेशन का बेल अवश्य दबाएं। थैंक यू, सायोनारा, हैव अ नाइस डे, एंड अच्छे से पढ़ो बच्चे। लॉकडाउन है, समझ आता है, लेकिन आपकी पढ़ाई बर्बाद नहीं होनी चाहिए। हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग हमारे साथ हैं, हम साथ साथ में चलेंगे और हर मुश्किल को ईज़िली सॉल्व कर देंगे। आगे वी ऑल आर गुड। और आप तो वैसे ही इंटेलिजेंट है, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। आशा करता हूँ इस चीज़ को समझते हैं। और इस चीज़ में थोड़ा सा बस यही ध्यान देना कि बस डिवीज़न रूल से आपने बड़े आसानी से इसको सॉल्व करना है। सब में डिवाइड ही हो रहा है बच्चे, ठीक है। फिर भी अगर कुछ ना समझ आए तो आप मेरे को jyasinstitute@gmail.com पे ईमेल भी कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स पे आप लोग जी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, 24 आवर सर्विस अवेलेबल फॉर यू गाइस। ओके, थैंक यू।